तो भले ही हम खबरों से सरोकार रखते हैं, लेकिन दिल हमारा भी दुखता है जब ऐसी कोई घटना होती है। आप तक रिपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें लेकर आते हैं, अपनी संवेदनाएं और मन को काबू में रखते हैं, लेकिन भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी पीड़ितों को जिन्होंने अपनी शहादत दी कल पहलगाम में। शहादत ही कहेंगे इसे, क्योंकि हर व्यक्ति वहां पर भारतीय था और अगर कोई सीमा पार से आए, आतंकवाद के नाम पर आए और किसी की जान ले, तो जिसने भी अपनी जान गंवाई वो देश का शहीद ही कहलाएगा। नमन सभी को। तो खबरों में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है, 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 आतंकियों ने टूरिस्टों पर ही हमला किया था। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और आतंकी हमले वाली जगह पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल तेज है। वहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक बैठक की है और आज शाम 6 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पहलगाम हमले से जुड़ा हर अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगातार सुबह से 24 घंटे हमारे साथ मौजूद है। पहलगाम से सीधे जुड़ रही हैं कोमल सिंह, जबकि दिल्ली से असीम मनचंदा और रोहन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम चलेंगे स्पॉट पर जहां कोमल मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। कोमल, आतंकियों को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है और अमित शाह के दौरे से क्या जानकारी निकल कर आ रही है फिलहाल? देखिए, जितना बड़ा हमला था उतना ही बड़ा गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था। वो कल शाम 7 बजे आए और आज शाम जब निकले, जाते जाते भी वो अस्पताल में उन जख्मी लोगों से मुलाकात करके गए जो अनंतनाग के अस्पताल में थे। और अनंतनाग के अस्पताल में 15 लोग थे जिनको गोलियां लगी हैं, जिनमें 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनसे मिले, उनको हौसला दिया और उन्हें ये आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने उन्हें इतनी बेरहमी से उनके रिश्तेदारों को मारा है उनको नहीं बख्शा जाएगा। और यही एक हौसला जो है वो इंसान की हिम्मत को और बढ़ाता है और यही एक हौसला है जो इंसान को ये बताने की कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर में ये ना सोचे कि दोबारा आना नहीं है। ये एक ऐसी घटना थी, निंदनीय घटना थी, जिसके लिए पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है आज भारत के साथ खड़ा है, आज यहाँ के लोगों के साथ खड़ा है, आज उन लोगों के साथ, उन परिवार के साथ खड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना आसान नहीं है। हम एक घर से अगर किसी अनजान घर में भी जाना हो तो 10 बार गली मोहल्ले में पूछ कर जाते हैं। लेकिन कहाँ पाकिस्तान के आतंकियों ने हिंदुस्तान आना था और क्या हिंदुस्तान में बिना किसी मदद के वो आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। यहाँ पर पाकिस्तानी आकाओं ने OGW की संख्या बढ़ाई है और वही OGW हैं जिनकी उन्होंने मदद की है। बता दें कि त्राल का आसिफ है सबसे बड़ा आतंकी, यही था जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। यही आतिफ सबसे बड़ा आसिफ जो आतंकी है, त्राल का रहने वाला है, कश्मीर त्राल का रहने वाला है। लंबे समय से ये आतंकियों के संपर्क में था, खासकर पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। क्या मिलता था इसे? वहाँ से ड्रग्स मिलती थी, क्या मिलता था? पैसा मिलता था, क्या मिलता था? सारी सुविधाएं मिलती थी और हथियारों का जखीरा भी यहाँ से मिलता था। मतलब पाकिस्तानी आतंकी आए, पहले हथियारों का जखीरा यहाँ पर आता है, फिर आतंकी घुस जाते हैं, फिर प्लानिंग होती है, फिर रैकी की जाती है और रैकी करने के बाद हमलों को अंजाम दिया जाता है। इतना बड़ा हमला कोई 2 दिन की साजिश नहीं थी। लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकी यहाँ पर थे। किसने पनाह दी, ये बड़ा सवाल है। कहाँ कहाँ वो रहे, ये बड़ा सवाल है। कहाँ खाया, कहाँ प्लानिंग की, किसने उन्हें ये बताया कि पहलगाम का वो इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में सैलानी आते हैं, वो जंगल फॉरेस्ट वाले एरिया में वो घोड़े पर बैठकर वो अपने वहाँ पर वादियों का नज़ारा लेते हैं, किसने उन्हें बताया? लोकल लोगों ने बताया। पाकिस्तान से आए आतंकियों को नहीं पता है कि यहाँ पर अवंतीपुरा कहाँ है, पहलगाम कहाँ है, अनंतनाग कहाँ है जी। जब तक लोकल की उनको सपोर्ट नहीं मिली। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि स्थानीय मदद मिली है, लोकल मदद मिली है उन्हें, और ये OGW जिन्होंने इसका पूरी गाइड की तरह उनको जो है बताया है, रास्ते बताए हैं, जगह बताई है, वहाँ पर जाके पूरी प्लानिंग और पूरी रैकी के साथ इतना बड़ा हमला हुआ है। मतलब ये वाहनों पर हमला करने की एक नई टेक्निक के साथ उन्होंने पिछले 2-3 साल से सेना के वाहनों पर हमला करना शुरू किया, जो कि जम्मू संभाग में भी बहुत ज़्यादा हुए। उनको छोड़ के अब ये नई टेक्निक से अब सैलानियों को निशाना बनाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 25 से ज़्यादा सैलानियों को वहाँ पर जो है वो गोलियां उन पर बरसाई, जिसमें 27 हमारे लोग चले गए। तो कौन है इसका जिम्मेदार? कोई नहीं। जी कोमल, और यही करके TRF ने जिम्मेदारी ली है। जी, और यही अब
हिसाब किताब किया जाएगा। जो भी इसके लिए दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देश के गृह मंत्री बोल चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, तमाम एजेंसियां इस पर लग गई हैं। जो भी इस हमले में जिस भी हैसियत के साथ शामिल है उसका पूरा हिसाब होगा, यहां से लेकर पाकिस्तान तक। चलिए मैं थोड़ी और अपडेट्स ले लूं। असीम हमारे साथ है। तो असीम, अब काफी सारे इंफॉर्मेशन दिए यहां पर कोमल ने कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ, क्या संभावनाएं, क्या आशंकाएं, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया होगा। सरकार के मोर्चे पर अब फिलहाल क्या एक्शन है, क्या किया जा रहा है? देखिए, भारत में अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यह घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है और खासतौर पे कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, उन्हें पहलगाम जाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद उन्होंने अपना दौरा आधा छोड़ दिया। आधे दौरे से आज उन्होंने अपना दौरा छोटा किया और वापस दिल्ली लौट आए। यहाँ पर आते ही सबसे पहले उन्होंने उन्होंने विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप आगे की कार्रवाई किस तरह से करेंगे। उसके बाद जो गृह मंत्री हैं उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, वहां पर सारी जानकारियां इकट्ठी की। वहां पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि जो आतंकवादी हैं, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और जो आतंकवादी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले के जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब गृह मंत्री अमित शाह वापस लौट रहे हैं श्रीनगर से। उन्होंने ऑलरेडी फ्लाइट ले लिया, थोड़ी देर में वो दिल्ली के अंदर लैंड करेंगे। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपना यूएस का दौरा आधा छोड़ करके वापस लौट रही हैं और वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगी। इस बैठक में आगे की रणनीति वहां पर तय की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी पार्टियों को वहां पर उसकी जानकारी दे कि आगे की सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्या रणनीति सरकार इसको लेकर के करने वाली है। जी, तो काफी कुछ सरकार के मोर्चे पर यहां पर हो रहा है, लगातार बैठकें और बिल्कुल हाई कमांड से, बिल्कुल टॉप ऑफ द ऑर्डर से इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं जायजा और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़ के वापस आए। इस बीच रोहन, क्योंकि काफी सारे पर्यटक अभी भी श्रीनगर में हैं, ये हमला हुआ उस जगह तो जो थे और आसपास और भी लोग हैं जो वहां छुट्टियां मना रहे थे या पर्यटन पे पहुंचे थे। अब क्योंकि सबको वापस आना है, उड़ानों की मांग काफी बढ़ गई, इसको लेकर सरकार ने क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पीक सीजन है और बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस समय कश्मीर जाते हैं और कल की घटना के बाद बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाह रहे हैं लेकिन उनको फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी। तो आज सुबह से ही डीजीसी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि ये सामान्य स्थिति नहीं है। एक एडवाइजरी जारी की, कहा कि ये आपसे सामान्य बिजनेस ना लें। सभी एयरलाइंस को कहा गया कि वो जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाएं, एडिशनल फ्लाइट्स चलाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कैंसिल करता है या रीशेड्यूल करता है किसी कारण से तो उसे पूरी तरह से वेवर दिया जाए। और इसका ही असर देखने को मिला। सभी एयरलाइंस, चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, सबने लगभग इस महीने के अंत तक श्रीनगर की जितनी फ्लाइट हैं टू या फ्रॉम, दोनों में ही रीशेड्यूलिंग के लिए, कैंसिलेशन के लिए पूरा वेवर देने की घोषणा की है। कई एयरलाइंस ने एडिशनल फ्लाइट्स चलाने की घोषणा की है। एयर इंडिया 4 एडिशनल फ्लाइट चला रही है, 2 दिल्ली से, 2 मुंबई से। साथ ही आज सुबह में से लेकर अब तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने करीब 7 अतिरिक्त फ्लाइट चलाई है। और जब तक जानकारी मिली है 3,500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सुबह से जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है उनको फ्लाइट्स दी गई है, उनकी सुविधा दी गई है। और एयरपोर्ट से कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर एयरपोर्ट पर आ जाता है तो उनकी रिफ्रेशमेंट की या जो बाकी समस्याएं हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, लोगों को, पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाए एयरपोर्ट की तरफ से। तो कोशिशें की जा रही हैं लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आज और कल के बीच जो फ्लाइट्स है उसमें शायद आपको जगह ना मिले, बहुत ऐसी कम संभावना है। लेकिन तमाम जो अलग अलग एयरलाइंस हैं वो कोशिश कर रही हैं अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने की। साथ ही जो ट्रैवल OTAs हैं, चाहे जैसे ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ये सारे अपने अपने स्तर पर घोषणा कर रहे हैं, फंड जो है रिफंड की घोषणा कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है एयरलाइंस की तरफ से, सरकार की तरफ से, यात्रियों की समस्याओं को कम किया जाए। लेकिन अगले कुछ समय तक ये समस्या बनी रहने की उम्मीद है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो काफी अलग अलग जो मोर्चे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है और सिचुएशन को ईज आउट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए कोमल, असीम और रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हर पल की ताज़ा अपडेट। फिलहाल के लिए धन्यवाद। इधर पहलगाम में इस वक्त सुरक्षा बलों की क्या हलचल है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रिफत ने। मैं इस वक्त पहलगाम की बेसरन वैली में हूं, जहां पर यह अटैक हुआ। यही वो स्पॉट है जहां पे कल ये घटना अंजाम दी गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई टूरिस्ट्स पे। यहाँ पे खचाखच ये पार्क भरी थी टूरिस्ट से। मिलिटेंट आ गए, बताया जा रहा है जिनका नंबर 4 था, यानी 4 लोग थे, वो इस गेट के अंदर चले गए और
टूरिस्ट्स यहाँ पे हर तरफ से थे। उन्होंने काफ़ी टूरिस्ट्स को जमा किया, उनसे नाम पूछा। बताया जा रहा है कि कुछ टूरिस्ट से कहा कलमा पढ़ने के लिए, कोई कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसे गोली मार दी गई। औरतों को उन्होंने टारगेट नहीं किया, बच्चों को नहीं किया, बल्कि मर्दों को चुन चुन के यहाँ पे टारगेट किया गया। 26 लाशें जो है बरामद की गई, यानी 26 टूरिस्ट और एक लोकल यहाँ का टूर ऑपरेटर था, उनकी मौत हुई। और इस एरिया में आप देख सकते हैं हर तरफ से कॉर्ड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके की एजेंसीज आ गई जो यहाँ जांच में जुड़ी हैं। अभी अभी यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे थे और उन्होंने खुद हालात का जायज़ा लिया। ये वो स्पॉट है जहाँ पे खुद अमित शाह पहुँचे, इसी स्पॉट पे उन्होंने लैंड किया और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे बात की, उनसे पूछताछ की, यानी उनसे इंटरेक्शन की और उनसे जाना कि आखिर हुआ क्या। मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। एक खूबसूरत वादी है, इर्द गिर्द सरसब्ज जंगलात हैं और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। या तो घोड़े पे आना पड़ता है या ATV पे, यानी ऑल टेरेन व्हीकल। यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती है, पैदल आने में भी दिक्कत होती है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है। तकरीबन पैदल 1-2 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि अंधाधुन जब फायरिंग की गई टूरिस्ट्स पे तो काफ़ी खून में लथपथ थे, क्योंकि उन्हें क्विकली इवैक्यूएट नहीं किया गया। ब्लड लॉस होने की वजह से भी काफी लोगों की मौत हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्विकली पहुंचना, उसके बाद इवैक्यूएट करना और हॉस्पिटल पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है और दूर दराज इलाका है, पहलगाम से काफी दूर है और रास्ता बिल्कुल खराब है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पाती है, या तो घोड़े पे यहाँ पे आना पड़ता है या फिर यहाँ पे ऑल टेरेन व्हीकल में आना पड़ता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे खून में लथपथ लोग थे उनको हॉस्पिटल ले जाने में कितनी दिक्कत आई होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान ने हमले के पीछे हाथ होने से फिलहाल इनकार किया है। उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है, ये उसके खिलाफ बगावत है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम बिल्कुल कथित तौर पे इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए, ये पाकिस्तान की प्रतिक्रिया थी कि ये सब भारत के अंदर जो हो रहा है उसके कारण है, उसका इस पे कोई हाथ नहीं। बहरहाल पाकिस्तान का यही काम है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर। कोचर साहब, अभी आपने बयान सुना ही पाकिस्तान की तरफ से, और वो तो सीधा पल्ला झाड़ रहे कि इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये तो आपका इंटरनल है, आप वहाँ जो भी कर रहे हैं कश्मीर में ये उसका रिपरकेशन है। कैसे समझाया जाए पाकिस्तान को? देखिए, इसके जवाब जो मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में दूंगा। इसको पहले ये जो स्टेटमेंट अभी जो पाकिस्तान से आई है, ये एक आयोजन किया है। उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री इस समय उद्बोधन कर रहे हैं, हम फिर उन पर लौट कर आएंगे, लेकिन जनरल साहब हमारे साथ थे। राजन साहब जी, आप हमें बता रहे थे कुछ। ये जो स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, ये एक साफ आप देखिए कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बदला है। आज घाटी में 60 के करीब फॉरेन टेररिस्ट हैं, आज की डेट पे मौजूद हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में ये फैले हुए हैं। अब मोडस ऑपरेंडी क्या है कि क्योंकि पहले फॉरेन टेररिस्ट ये हमला को अंजाम देते थे, ये ऑपरेशन करते थे, शूट एंड स्कूट इनकी स्ट्रेटजी होती थी कि एक कॉन्वॉय पे हमला किया, एक पेट्रोल पे हमला किया और गायब हो गए। अभी जो स्ट्रेटजी ये है कि जो यूथ है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, कुछ ऐसे हमारे जवान हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं और ये इन लोगों को, लड़कों को
ट्रेनिंग देते हैं जंगलों में, और फिर इनको हथियार प्रोवाइड करते हैं, और ये जो रेडिकलाइज्ड यूथ है ये अटैक्स कैरी आउट करते हैं, और ये बहुत मुश्किल हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि ये वारदात के बाद ये क्राउड में छुप जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि किसने अटैक किया है, और इनके हथियार वगैरह भी छुपा दिए जाते हैं। तो ये एक बदली हुई स्ट्रेटजी है, इसीलिए पाकिस्तान का जो मिनिस्टर आज ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो अटैक हुआ है ये रेडिकलाइज्ड यूथ कर रहे हैं, और पूरी गाइडेंस आईएसआई की है, पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है OGW जो लोकल्स है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो पहला एक्शन ये होना चाहिए, आपके पास एनिमी एजेंट एक्ट है, आपका एक ऑर्डिनेंस था 2005 का, जिसको लागू करने की जरूरत है, और इसमें आपको फांसी की सजा भी हो सकती है और उम्र कैद भी। तो इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, और हमको ऐसे जो जयचंद है हमारे स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में, हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि जो अभी जो कार्रवाई होनी है, इसको मुझे ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट जिस चीज से सोच विचार कर रही है, हम TRF का नाम लेते हैं, हम बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, ये इनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जड़ इस टेररिज्म की पाकिस्तान फौज है। और जब तक आप पाकिस्तान फौज को चोट नहीं पहुंचाओगे, उसको तकलीफ नहीं दोगे, उसको समझ नहीं आएगा, बिकॉज सीधी भाषा में पाकिस्तान फौज समझती नहीं है। तो मेरा ये है कि जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने भी पाकिस्तान के कंपनी पोस्ट हैं, प्लाटून पोस्ट हैं, ये इनको प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से या ड्रोन से इनके ऊपर हमला होना चाहिए, और इनको चोट पहुंचानी चाहिए। दूसरा एक्शन जो होगा, जैसे आपका इजराइल करता है, उसकी जो मोसाड करती है, जो जितने भी इनके लीडर्स हैं, जब भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, आपकी इंटेलिजेंस को अभी चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपका जो रॉ, IB और आपकी NTRO, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको एक, और उसको मोसाड की भी हेल्प ली जा सकती है, और बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज की भी हेल्प ली जा सकती है। पूरी इंफॉर्मेशन हमको, अभी देखिए इस काम में 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी मीटिंग होती है पाकिस्तान में, POK में, किसी एरियाज में, वहां पे स्ट्राइक आपकी चली जानी चाहिए, ड्रोन स्ट्राइक। बिल्कुल, ये कोई, आप सही कह रहे हैं कि ये कोई इमोशनल वो नहीं है कि किसी ने आके उकसाया और आप उस पर बस एक ऐसा अगेंस्ट उकसाने वाला एक्शन करें, लेकिन एक लंबा, एक गहरा, ताकि वो चोट वहां लगे जहां जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जनरल कोचर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दूं आपको कि पहलगाम हमले के खिलाफ देश में भयंकर गुस्सा, इंतकाम की आग भड़की हुई सी है। सरकार ने भी कहा है कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होगी। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब हम कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। लगातार 7वें दिन शेयर बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुआ। आज IT और ऑटो शेयरों ने दम दिखाया। तो IT में तो 9 महीने की एक बड़ी इंट्राडे तेजी हमने देखी। इधर फार्मा, रियल्टी, मेटल शेयरों में भी खूब खरीदारी दिखी, लेकिन निफ्टी बैंक में आज कुछ मुनाफा वसूली जरूर आई। निफ्टी 162 अंक और सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर बंद हुआ है। मार्केट पर और जानकारी हमारे साथ अब हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, इस जोरदार तेजी के दिन में किन शेयर्स और सेक्टर्स का बोलबाला रहा?
क्लियरली आज आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी रही। एचसीएल टेक के अच्छे रिजल्ट्स के बाद शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज निफ्टी का टॉप गेनर एचसीएल टेक्नोलॉजीज था, जहां हमने इंट्राडे में लगभग 7-8% का मूव देखा। इसके अलावा टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी दिखी और ऑटो शेयर्स में से खास करके टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4 से 5% तक के इंट्राडे मूव देखे गए। हालांकि आज निफ्टी बैंक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी। इसके लिए कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में लगभग 2-2% की गिरावट थी। इसके अलावा ग्रासिम और आईटीसी जैसे शेयरों में भी हल्की फुल्की आपको मुनाफा वसूली दिखी। अगर मिड कैप गेनर्स की बात करें तो रिजल्ट्स के आधार पे वारी एनर्जीज में लगभग 15% का मूव था और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के काउंटर में भी लगभग 9% की तेजी का तड़का रहा। कोफोज और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे काउंटर्स में भी आपने 4 से 5% की तेजी के मूव देखे। हालांकि थोड़े बहुत काउंटर्स जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक, ऑब्वियसली टेरर अटैक के बाद ये शेयर में लगभग 10% का डाउनटेक आपने देखा। आवास फाइनेंसर्स, वोल्टास और हेवेल्स जैसे काउंटर्स में कमजोर मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का मूड माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर कंपनियों के ठंडे रुख के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी एम्प्लॉयड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की लॉन्चिंग में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ईएलआई स्कीम के तहत दिए जाने वाले वन टाइम 15,000 रुपए के मामूली इंसेंटिव को लेकर कंपनियां उत्साहित नहीं है। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है इस स्कीम में देरी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, फॉर्मल सेक्टर में युवाओं को जॉब दिलाने के मकसद से जो सरकार ने 2023-24 में एम्प्लॉयज लिंक स्कीम का ऐलान किया था, वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है। और इसके पीछे जो हमारे इंडस्ट्री सोर्स है वो बता रहे हैं कि कंपनियां जो 15,000 रुपए का वन टाइम इंसेंटिव है उसे लेकर उत्साहित नहीं है। उनका कहना है कि अगर वैकेंसी होती है तो ऐसे में वो 15,000 रुपए के लिए उस पर डिपेंड नहीं है, और अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके बावजूद सिर्फ 15,000 के वन टाइम इंसेंटिव को लेकर कोई भी कंपनी अपने यहाँ वर्कफोर्स की तैनाती नहीं करना चाहेगा। लिहाजा इंडस्ट्री की मांग यही है कि या तो इस धनराशि को बढ़ाई जाए या फिर इसके इंस्टॉलमेंट बढ़ाए जाए। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हो पाना। जो ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी पुराना है, लिहाजा उसका अपडेट करने का काम चल रहा है। जब ईपीएफओ 3.0 लॉन्च हो जाएगा उसके बाद इस स्कीम के लॉन्च होने की संभावना है। और तीसरी बात यह है कि जो स्कीम्स हैं उसमें केवाईसी के लिए अभी दिक्कत है। यूएन जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है उसका अभी तक केवाईसी नहीं हो पाया है। हालांकि ईपीएफओ ने कई बार उसके डेडलाइन बढ़ाए, लेकिन पूरा अगर जब तक केवाईसी नहीं होता है तब तक इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया सकता। तो ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम थी जिसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में जॉब दिलाने की बात की गई थी, वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है। उसे लॉन्च करने में लगातार देरी हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया। चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश स्कूली बच्चों को एआई की शिक्षा दे रहे हैं। हमने अपने स्कूलों में कब ऐसा होता हुआ हम देखेंगे। खासतौर पे चीन ने तो अब इसे कंपलसरी भी कर दिया है, लेकिन क्या हम एआई की रेस में पिछड़ तो नहीं रहे? क्या हमारे बच्चे तो नहीं पिछड़ जाएंगे? आज इसी पे होगी बड़ी बात। जानने के लिए देखेंगे आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। स्कूली पढ़ाई शामिल हो एआई, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।